जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों स्टूडियो खराब होने का काफ़ी समय से आपकी क्लासें रुकी हुई थी। अब दोस्तों स्टूडियो सही है और आपकी क्लासें पुनः स्टार्ट हो गई हैं। सभी साथियों से एक आग्रह है दोस्तों, जो साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करना है। देखिए आज जो बात करेंगे 1857 की क्रांति की बात करेंगे, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। 1857 की क्रांति किन कारणों से हुई और इसका क्या प्रभाव पड़ा और अंग्रेजों ने इस क्रांति से क्या सीख ली और भारतीयों को क्या बेनिफिट मिला। ठीक है, अब देखिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं दोस्तों 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो कि भारत में बिजनेस के उद्देश्य से आई थी। और लेकिन दोस्तों प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 जीतने के बाद में दोस्तों, प्लासी का युद्ध हालांकि उन्होंने छल से जीता था, लेकिन बक्सर के युद्ध में दोस्तों उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली थी कि उन्होंने भारतीयों को हरा दिया। और उसके बाद में उन्होंने भारत की राजनीति में एक तरीके से दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। और उनके ऐसे क्रियाकलाप थे, उनकी ऐसी एक तरीके से शासन चलाने की व्यवस्था थी जो कि भारतीयों का शोषण कर रही थी, भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रही थी, भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप कर रही थी। जो भारतीय किसान था वो इतना लगान और इतना कर दे रहा था कि उसकी कमर टूट गई थी और वो लगान को चुकाने के लिए ऋण लेता था साहूकारों से। और उसकी जो एक तरीके से जिंदगी थी वो, आपने बहुत सारे नाटक देखे होंगे जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं जिसमें किसानों की हालत दिखाई गई है। ठीक है, किसानों की हालत इतनी बुरी हो गई थी बस पूछो मत दोस्तों। और जब अकाल पड़ते थे तो अकाल पड़ने के बाद में जो अंग्रेज थे उन्हें एक तरीके से भारत में राहत और बचाव के कार्य करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने टैक्स की दर को और बढ़ा दिया जो कि किसानों के लिए मौत से बढ़कर था। उसके बाद में छोटे छोटे जो हमारे शिल्पीकार होते हैं, दस्तकार होते हैं, उनसे दोस्तों उनका पैसा छीन लिया गया और उन्हें जबरन दूसरे पेशे में आना पड़ा। ठीक है, भारतीय कृषि में भी उन्हें आना पड़ा, इसलिए भारतीय कृषि में एक तरीके से बेरोजगारी आ गई थी। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो भारतीय सिपाही थे उनके साथ पशु वाला व्यवहार किया जाता था, उन्हें कभी भी सम्मान नहीं दिया जाता था, उन्हें नीच और हीन दृष्टि से दोस्तों देखा जाता था। उनके साथ में कोई भी संतोषजनक व्यवहार दोस्तों नहीं होता था, उन्हें सैलरी भी कम मिलती थी और उन्हें जो एक तरीके से प्रमोशन है वो भी दोस्तों नहीं मिलता था। अब देखिए भारतीयों का शोषण जारी था, भारतीयों द्वारा ही शोषण था। जो कुछ वर्ग ऐसे थे जो कि अंग्रेजों से मिले हुए थे, 1857 की क्रांति में उन लोगों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, उन्होंने और अंग्रेजों का साथ दिया। देखिए एक अंग्रेज अधिकारी कहता है कि अगर भारतीय लोग और कुछ लोग हमारा साथ ना दें तो ये आंधी हमें उड़ा देती। देखिए 1857 की क्रांति में मात्र कुछ लोगों ने ही 1857 की क्रांति में भाग लिया। ये क्रांति सिर्फ उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में फैली, दक्षिण भारत इससे बिल्कुल अछूता रहा और पूर्वी भारत भी दोस्तों इससे अछूता रहा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जो जनजातीय विद्रोह हैं वो भी होते रहे। 1857 की क्रांति कोई अकेली ऐसी क्रांति नहीं थी जो पहली क्रांति थी, इससे पहले भी छोटे छोटे दोस्तों विद्रोह होते रहते थे जिसे अंग्रेज दबा देते थे। लेकिन ये क्रांति ऐसी थी जो कि कुछ समय तक हुई और उस क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ों को दोस्तों हिला के रख दिया। अब दोस्तों देखिए 1857 की क्रांति किन कारणों से हुई, उन सब कारणों का एक तरीके से संक्षिप्त डिटेल से वर्णन नहीं करेंगे, छोटा छोटा आपको मैं एक व्यू दूंगा कि ये दोस्तों मेन कारण थे। देखिए धार्मिक कारण था। धार्मिक कारण की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो आप जानते हैं कि भारतीय समाज में कुछ कुप्रथाएं भी व्याप्त थी, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब है किसी स्त्री के पति को मरने के बाद में उसे सती कर दिया जाता था, उसका विरोध किया, जिसमें राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों का साथ दिया और सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब भारतीय लोगों ने राजा राम मोहन राय का विरोध भी किया, ठीक है, और उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया और अंग्रेजों को उनके धर्म को भ्रष्ट करने और धर्म में हस्तक्षेप करने का दोषी ठहराया। इसके साथ में दोस्तों आप जानते हैं किसानों से लगातार कर जारी थे, जो भारतीय शिल्पकार थे उन लोगों का जो पैसा था वो छीन लिया गया था। अब इन सबसे पहले एक बात आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों, ये क्यों हुआ था, आखिर क्यों दोस्तों किसानों पर टैक्स बढ़ाया गया था, क्यों जो हमारे शिल्पकार थे, जो हमारे एक तरीके से कारीगर थे, उनसे उनका बिजनेस छीना गया।
देखिए हम जानते हैं दोस्तों ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति आई हुई थी और औद्योगिक क्रांति के लिए दोस्तों कच्चे माल की जरूरत थी और कच्चे माल के लिए दोस्तों ब्रिटेन भारत पर डिपेंड था क्योंकि अमेरिका उस टाइम स्वतंत्र हो चुका था। अमेरिका को दोस्तों देखिए अमेरिका भी ब्रिटेन का ही गुलाम था, लेकिन दोस्तों अमेरिका स्वतंत्र होने के बाद में ब्रिटिश लोगों ने भारतीय लोगों पर पूर्णतः एक तरीके से ध्यान लगाया हुआ था। वो सोचते थे कि भारत हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश जो नियंत्रण था वो अपना बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों बढ़ाया हुआ था अमेरिका स्वतंत्र होने के बाद में। अब देखिए यहाँ के लोगों से नील की खेती करवाई गई, ठीक है, और बहुत सारी वाणिज्यिक फसलें करवाई गई और जो अनाज था दोस्तों वो पैदा न करवाया गया, इसलिए अनेकों बार अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के बाद भी अंग्रेज बाज नहीं आए। उन्होंने जो लगान था उसे कम ना करके और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिए सिपाहियों की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो उस टाइम एक एनफील्ड राइफल होती थी वो आई थी और उसमें जो कारतूस यूज होता दोस्तों उस पर एक टोपी थी लगी हुई, उस टोपी में गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, ऐसी अफवाह दोस्तों फैली हुई थी उस टाइम, ठीक है। और जो मंगल पांडे थे दोस्तों इस बात की उन्हें पता लगती है और मंगल पांडे को आंखों से दिखाया जाता है। गुस्से में आकर मंगल पांडे ने दोस्तों अपने अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी और मंगल पांडे को दोस्तों बाद में फांसी दे दी गई, ठीक है। इस तरीके से बाद में बहुत सारे सैनिकों ने, जो भारतीय सिपाही थे उन लोगों ने उस कारतूस को लेने से मना कर दिया और उस कारतूस को लेने के से मना करने के बाद में बहुत सारे भारतीय सिपाहियों पर दोस्तों एक तरीके से मुकदमा चलाया गया और बहुत सारे लोगों को 10-10 साल की सजा भी सुनाई गई, ठीक है। अंग्रेज इतने अत्याचारी थे कि हमारे बहुत सारे लोगों को जो पहले घटनाएं हुई थी तोप से बांधकर उड़ा दिया था, ठीक है, जो उनका एक तरीके से बात नहीं मानते थे। तो आज मैं बात करूंगा दोस्तों 1857 की जो क्रांति है वो भारत के किस किस हिस्से में हुई और भारत का कौन सा हिस्सा ऐसा था जो कि इस क्रांति से दोस्तों अछूता रहा, ठीक है। ऐसा कौन सा हिस्सा था दोस्तों जो इस क्रांति से अछूता रहा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो भारतीय 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग था दोस्तों उसने भी भारतीयों का साथ नहीं दिया, क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आज का पढ़ा लिखा वर्ग भी सरकार के खिलाफ नहीं जाता है, क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग कानून जानता है और पढ़ा लिखा वर्ग एकदम विरोध नहीं करता है जब तक वो हर चीज की जांच पड़ताल ना करे। पढ़े लिखे वर्ग के अंदर ये धारणा थी, गलत धारणा थी कि अंग्रेज हमारा उद्धार करेंगे, अंग्रेजों के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता, वो हमें एक तरीके से सभ्य बना रहे हैं। लेकिन ये धारणा उनकी गलत साबित हुई और जो आने वाली क्रांति होगी दोस्तों वो पूर्णतः पढ़े लिखे वर्ग के हाथों में होगी और पढ़ा लिखा वर्ग अंग्रेजों को यहां से भागने के लिए विवश कर देगा। जो 1857 की क्रांति थी उसमें कुछ ही लोग शामिल थे, जो भारतीय शासक थे उन लोगों ने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया था, ठीक है। मात्र 1% लोग ही इस क्रांति में 1% शासक ही इस क्रांति में शामिल थे, कुछ लोग ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं मेरठ। 10 मई 1857 से क्रांति स्टार्ट होती है, 10 मई 1857 से दोस्तों ये क्रांति स्टार्ट होती है, ठीक है। देखिए मेरठ में कदम सिंह इसके नेता थे, उसके बाद में दिल्ली देखिए बहादुर शाह जफर बख्त खां, ठीक है, जो मुगल सेना के एक तरीके से वारिस थे, 80 साल के वयोवृद्ध पुरुष थे, शक्तिहीन थे, लेकिन फिर भी हिंदू और मुस्लिम संपूर्ण देश ने इन्हें अपनी क्रांति का नेता दोस्तों बनाया, क्योंकि जो मुगल शासन था उसे आज भी राजा मानते थे भारतीय, ठीक है। हालांकि इनके पास में ना तो शक्ति थी और ना ही उस टाइम इतनी पावर थी। बरेली में थे खान बहादुर का, लखनऊ में थे बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में थे लियाकत अली और आरा में थे कुंवर सिंह, कानपुर में थे दोस्तों नाना साहेब, ग्वालियर में थे तांतिया टोपे, ठीक है, बैरकपुर में थे मंगल पांडे और जो संबलपुर में सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही। अब एक झांसी और प्रथा यूपी के अंदर, वहां पर थी रानी लक्ष्मीबाई। देखिए ये जो क्रांति हुई थी ये वहां हुई थी जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था या फिर इनके हिस्सों में अंग्रेजों ने दखलंदाजी की थी। जैसे दोस्तों इससे पहले हड़प नीति आई थी, ठीक है, और ऐसे अनेक कुप्रथा, ऐसे अनेक नियम अंग्रेजों ने लगाए जो इनके राज्यों को हड़प लिया और जो इन्होंने दत्तक पुत्र लिए थे उन्हें मान्यता नहीं दी। तो ये लोग एक तरीके से गुस्से में थे और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। और इससे पहले अनेक कारण ऐसे थे जो जनता के अंदर एक गुस्सा था जो कि दोस्तों फूट पड़ा था, ठीक है।
अब देखिए, अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो दक्षिण भारत के अंदर आपको कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो कि इस क्रांति में शामिल है। हालांकि हैदराबाद के अंदर दोस्तों छोटी मोटी क्रांति हुई थी जिसे अंग्रेजों ने एकदम आसानी से दबा दिया। उसके बाद में आपको कहीं भी दोस्तों, ये पंजाब के अंदर भी थोड़ा छोटा ऐसा हिस्सा था जो क्रांति से प्रभावित था, बाकी कहीं भी आपको अंग्रेजों की कहीं भी 1857 की क्रांति आपको देखने के लिए दोस्तों नहीं मिलेगी। अब आप देख सकते हैं इतना बड़ा भारत, ये पाकिस्तान भी पहले हमारा ही भाग था। देखिए अगर मैं इस भाग की बात करूं तो ये भी देखिए, असम में दोस्तों दीवान मनीराम दत्त, बस आपको आप देख सकते हैं कहीं कोई सा भी हिस्सा 1857 की क्रांति में शामिल नहीं था। तो मात्र चंद लोग ही थे जो 1857 की क्रांति में दोस्तों शामिल थे, बाकी लोग तटस्थ थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था किसी भी चीज़ से कि हमारे देश में क्या इस टाइम घटना हो रही है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमारे भारतीय लोग, हमारा पढ़ा लिखा वर्ग या फिर हमारे ऐसे राजा जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, वो लोग अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो हमारा देश दोस्तों उस टाइम ही आज़ाद हो जाता। लेकिन फिर हमारे देश को फिर 90 साल, फिर 100 साल गुलामी सहनी पड़ी और 1947 में दोस्तों हमें आज़ादी मिली। 1857 की अगर मैं बात करूं, 1947 की बात करूं दोस्तों मैं, तो 90 साल फिर हमने गुलामी दोस्तों सही है। देखिए अगर मैं इस क्रांति की बात करूं तो इस क्रांति के अंदर दोस्तों पढ़ा लिखा वर्ग बिल्कुल दूर था, लेकिन अगली वाली जो क्रांति होगी 1947 की, उसमें कंप्लीटली पढ़ा लिखा वर्ग उस क्रांति को संभाले हुआ था। क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग के अंदर एक गलत धारणा थी कि अंग्रेज हमारा उद्धार करेंगे, अंग्रेजों के बिना हमारा उद्धार संभव नहीं है, अंग्रेज हमें सभ्य बना रहे हैं। हाँ भाई, मान सकते हैं कि अंग्रेज आपको सभ्य बना रहे हैं, लेकिन इसमें अंग्रेजों का पर्सनल, ठीक है, पर्सनल एक तरीके से मान सकते हैं उनका स्वार्थ छिपा हुआ था। वो आपको जितना सभ्य नहीं बना रहे थे जितना आपको गुलाम और अपना नौकर बना रहे थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 1857 के विद्रोह का जो कालानुक्रम है, सबसे पहले कहाँ हुआ उसकी बात भी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर बात करी जाए तो 26 फरवरी 1857 में, देखिए 26 फरवरी 1857 में बहरामपुर में विद्रोह हुआ। बहरामपुर में विद्रोह हुआ, ये कब हुआ भाई? ये हुआ दोस्तों 26 फरवरी 1857 में। ठीक है, 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में हुआ ये। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में विद्रोह हुआ। 34वीं बंगाल इन्फेंट्री बटालियन की 5वीं कंपनी में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह। मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज सिपाही को अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर ये 29 मार्च 1857 को विद्रोह हुआ था, जिसमें बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक है, देखिए 10 मई 1857 मेरठ में विद्रोह हुआ। तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के जवानों ने एकत्रित होकर विद्रोह शुरू किया और ये लोग इकट्ठा होकर दिल्ली की ओर बढ़ चलते हैं। और जो दिल्ली में उस टाइम हमारे मुगल बादशाह थे, उन्हें अपना नेता बना देते हैं, 1857 की क्रांति का नेता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए 12 मई 1857 क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार किया गया। 4 जून 1857 लखनऊ में विद्रोह और झांसी में विद्रोह हुआ। बेगम हजरत महल झांसी में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा विद्रोह हुआ। ठीक है, 5 जून 1857 कानपुर में विद्रोह हुआ। 6 से 7 जून 1857 इलाहाबाद में विद्रोह हुआ। देखिए इसका क्रम पूछा जाता है, आप इस क्रम को देख सकते हैं। हालांकि ये जो महत्वपूर्ण है, देखिए भाई मेरठ से क्रांति स्टार्ट हुई थी, मेरठ के बाद में मेरठ में लोग इकट्ठा होते हैं और दिल्ली की ओर कूच करते हैं, क्योंकि दूरी ज़्यादा नहीं थी, 36-37 मील थी। ठीक है, तो लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में जो मुगल बादशाह थे उन्हें अपना क्रांति का नेता स्वीकार करते हैं। उसके बाद में देखिए लखनऊ में विद्रोह होता है 4 जून को। 12 मई से देखिए 4 जून 1857 को विद्रोह होता है लखनऊ में। ठीक है, उसके बाद में झांसी में विद्रोह होता है, कानपुर में बाद में दोस्तों विद्रोह होता है, इलाहाबाद में दोस्तों बाद में विद्रोह होता है, क्योंकि इलाहाबाद दूर था। 6 से 7 जून को 1857 का विद्रोह होता है। अब देखिए कौन कौन विद्रोही नेता थे और अंग्रेजों ने किस किस अंग्रेज ने दमन किया इस क्रांति का। हालांकि इसमें काफ़ी सारे अंग्रेज मारे गए। ठीक है, अंग्रेजों ने बहुत सारी सीख ली और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन था दोस्तों, वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया। कंपनी का शासन छीन लिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन आ गया और बहुत सारे सुधार किए गए, भारतीयों को संतुष्ट करने का काम किया गया, जिससे आने वाले समय में ऐसी क्रांति ना हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन नेतृत्व करता था और दमन करने वाला दोस्तों कौन था, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे फैक्ट काम के हैं जो कि पूछे जाते हैं डायरेक्ट कंपटीशन में।
अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं दोस्तों, तो दिल्ली में देखिए, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर दोस्तों देखिए बहादुर शाह सेकंड और बख्त खां इनके सेनापति थे, जो कि सैन्य नेतृत्व करते थे। 11 मई 1857 को विद्रोह होता है दिल्ली में, एक दिन में पहुंच जाती है सेना मेरठ से दिल्ली, 11 मई 1857, जिसमें जो दमन करता है वो है निकलसन और हडसन। देखिए निकलसन और हडसन है। उसके बाद में लखनऊ में दोस्तों विद्रोह होता है, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर करते हैं लखनऊ के अंदर विद्रोह, जो कि 4 जून 1857 को होता है। ठीक है, लखनऊ अलग रूट है तो यहाँ विद्रोह पहुंचने में टाइम लगा, 4 जून 1857। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं आप 25 दिन लग गए। ठीक है, 23-24 दिन दोस्तों लग गए। कोलिन कैम्पबेल, देखिए कोलिन कैम्पबेल ने यहाँ पर दमन किया, कोलिन कैम्पबेल ने दमन किया। अब झांसी की बात करूं, ग्वालियर की बात करूं तो ये भी यूपी में पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई थी और तात्या टोपे थे, तात्या टोपे थे विद्रोह के नेता। 4 जून 1857, एक दिन के अंदर, उसी दिन दोस्तों यहाँ पर जो विद्रोह का दमन किया हुआ जनरल ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज। अब एक व्यक्ति दोनों जगह नहीं हो सकता, जनरल ह्यूरोज अलग है और कोलिन कैम्पबेल अलग रूट पे है, दोनों अलग अलग रूट पे है। ठीक है, अब दोस्तों कानपुर की अगर बात करी जाए तो लखनऊ और कानपुर की जो दूरी है वो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा रास्ता है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति कोलिन कैम्पबेल दोनों का विद्रोह को दमन करने का काम करेगा। ठीक है, देखिए कानपुर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, नाना साहब तात्या टोपे। देखिए नाना साहब क्या थे भाई, नाना साहब और तात्या टोपे, इन लोगों ने क्या किया भाई, विद्रोही नेता थे ये कानपुर के। 5 जून 1857, 5 जून 1857, लेकिन इनका जो नेतृत्व दमन किया है वो भी कोलिन कैम्पबेल ने किया है, एक दिन के अंदर अंदर, मात्र एक दिन लगा। तो आप देख सकते हैं कि क्रांति कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, एक दिन के अंदर दमन हो गया। लखनऊ का भी दमन एक दिन के अंदर और कानपुर का दमन भी दोस्तों एक दिन के अंदर। अब इलाहाबाद की बात करी जाए तो लियाकत अली, 6 जून 1857, कर्नल नील फैजाबाद, देखिए फैजाबाद अयोध्या। ठीक है, ये मौलवी अहमदुल्ला, जून 1857 कर्नल नील ने दमन किया। अब जगदीशपुर की बात करी जाए तो कुंवर सिंह और अमर सिंह, 12 जून 1857, विलियम टेलर और विंसेंट आयन ने दमन किया। ये अलग है क्योंकि रूट ही अलग है दोस्तों। अब देखिए बरेली की बात करी जाए तो खान बहादुर खां, बरेली बिल्कुल उत्तर भारत में पड़ते हैं ये सारे के सारे स्थान अधिकतर। जून 1857, विंसेंट आयर, देखिए विंसेंट आयर ने दमन कर दिया, विंसेंट आयर ने दमन कर दिया। खान बहादुर खां थे बरेली के अंदर। फतेहपुर की बात करी जाए तो अजीमुल्ला खां, ठीक है 1857, जनरल रेनार्ड, ये लोग दमन करने वाले थे दोस्तों। तो यहाँ से फैक्ट पूछा जाता है कि विद्रोह का नेता कौन था और दमन करने वाला कौन था। ठीक है, और जो क्रम है क्रांति का वो भी दोस्तों पूछा जाता है। तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, यहाँ से कंपटीशन में पूछे जाते हैं प्रश्न कि दमन करता कौन था और जो विद्रोही नेता था, जो क्रांति का लीडर था वो कौन था। ठीक है, ये फैक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक एक के बारे में बता देता हूं, डिटेल से बता देते हैं दोस्तों जो घटना हुई थी। देखिए उस टाइम एक राइफल आई थी सेना के अंदर, इनफील्ड राइफल आई थी जो दी गई थी, और उसमें जो कारतूस यूज होता था उसके अंदर दोस्तों जो टोपी थी, उस टोपी में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। ठीक है, अब गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी, लेकिन कारतूस को लोड करने से पहले उसे मुंह से फाड़ना पड़ता था, दांतों से फाड़ना पड़ता था। अब दांतों से फाड़ने से जब हमारे भारतीय सिपाहियों को यह बात पता लगती है तो उन्हें लगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है और हम लोगों को जबरन ईसाई बनाया जा रहा है। क्योंकि उस टाइम दोस्तों एक प्रथा भी थी कि जो ईसाई बनेगा उसे कोई भी माता पिता अपनी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले दोस्तों माता पिता किसी भी संतान को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने एक लालच दिया, लोभ दिया कि जो व्यक्ति ईसाई बन जाएगा उसे ऐसा समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, जमीन भी दी जाएगी और कोई भी माता पिता उसे अपनी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। तो ये लोभ था भारतीयों का ईसाईकरण दोस्तों करने के लिए। और एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, देखिए 1813 ईस्वी का जो एक्ट आया था, उस एक्ट के अंदर दोस्तों भारतीयों का जो व्यापार था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था दोस्तों, वो सभी अंग्रेजों के लिए खोल दिया गया था। सिर्फ दो था, एक तो चाय पर व्यापार और दूसरा चीन से। इन दोनों को छोड़कर सभी ब्रिटिश लोगों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। अब देखो व्यापार छूट करने के साथ साथ में कई ऐसे, एक तरीके से देखा जाए तो भारत में परिवर्तन आए। जैसे दोस्तों उस टाइम भारत के अंदर ठगी प्रथा थी। ठीक है, अंग्रेजों को लूट लेते थे भारतीय लोग ठग कर,
और जो डाकू वगैरह थे वो भी लूट लेते थे। तो जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, उन लोगों ने ठगी प्रथा का दमन करवाया और जो डाकू थे उनका भी दोस्तों अंत करवाया। क्योंकि जो ब्रिटिश व्यापारी भारत में बिजनेस करने आए थे वो सेफ नहीं थे। आप ये समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमारा सुधार किया तो ये उतना ही सही है जितना बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए रख दिया जाता है। अंग्रेजों ने अपने मोटिव के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सब चीज की थी। हालांकि इस चीज को समझने में काफी टाइम लगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि जो 85 भारतीय सैनिक थे उन्हें लंबी सजा सुनाई गई थी क्योंकि उन्होंने इस कारतूस को लेने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, अब ये चीज जो चर्बी लगा कारतूस थी, इसने भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। ठीक है, देखिए मेरठ में 10 मई 1857 को क्रांति होती है। 20 NI और 3 LC की पैदल सैन्य टुकड़ी के द्वारा चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया जाता है। ये चीज मैं आपको दोस्तों पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, और जो गोली मारी गई थी वो किसे मारी गई थी? देखिए मंगल पांडे ने गोली मारी थी लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन को। देखिए लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन को मंगल पांडे द्वारा चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने के विरोध में अपने ही अंग्रेज अधिकारी कौन से लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी गई। ठीक है, मंगल पांडे कहाँ के थे? देखिए गाजीपुर, जो कि बलिया में आते हैं, वहां के रहने वाले थे। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं बंगाल की जो सेना थी वो इतनी बड़ी थी कि उस टाइम विश्व की दूसरे नंबर की सेना थी। नेपोलियन की सेना के बाद में भारतीय सेना का नंबर आता था उस टाइम भी। आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीयों को किस तरीके से यूज किया था, उन्हीं के खिलाफ। देखिए मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी जाती है। अब कुछ ऐसे क्रांति हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन करके दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बाबू कुंवर सिंह की बात कर लेते हैं। जगदीशपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, जगदीशपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व था वो इन्हीं के हाथों में था, बाबू कुंवर सिंह। देखिए जगदीशपुर के जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार प्रांत में आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। और बिहार में अगर विद्रोह की बात करूं तो दानापुर में सबसे पहले विद्रोह हुआ था। कुंवर सिंह ने अपने युद्ध कौशल और छापामार युद्ध नीति के द्वारा अंग्रेजों का सामना किया और 26 अप्रैल 1857 को इनकी मृत्यु हो जाती है। जगदीशपुर में जो क्रांति के नेतृत्व थे वो कौन थे? बाबू कुंवर सिंह, या कुंवर सिंह के नाम से आप देख सकते हैं। अब नाना साहब की बात करी जाए, देखिए नाना साहब के बारे में देख लेते हैं। नाना साहब, अब नाना साहब कौन है भाई? देखिए कानपुर में विद्रोह के लीडर। कानपुर में अगर विद्रोह की बात करी जाए तो 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह होता है, जहां नाना साहब को पेशवा घोषित किया जाता है और नवाब अजीमुल्ला को उनका मुख्य सलाहकार बना दिया जाता है। नाना साहब कौन थे? देखिए बाजीराव द्वितीय, जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उनके दत्तक पुत्र थे और अंग्रेज इन्हें मानने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, इनके दत्तक पुत्र थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और अंग्रेजों की जो हड़प नीति थी, डोक्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, डोक्राइन ऑफ लैप्स, उसके द्वारा अंग्रेज इन्हें मानने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, और इनका जो वास्तविक नाम है वो है धोंदू पंत। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और इनकी जो आय थी 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी, और इन्हें जो पेंशन दी जाती थी दोस्तों वो भी पेंशन बंद कर दी थी। परिणाम स्वरूप नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहा था, जो एक बहादुर और योग्य एक तरीके से सेनापति था। तात्या टोपे, देखिए तात्या टोपे इनकी सेना का नेतृत्व कर रहा था नाना साहब की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नाना साहब कानपुर से लीडर थे और जो तात्या टोपे हैं वो इनके सेनापति थे, इनकी सेना का नेतृत्व करने का कार्य कर रहे थे। अब आगे दोस्तों चल लेते हैं, तात्या टोपे की बात कर लेते हैं। देखिए तात्या टोपे ने हालांकि रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी काम किया है। देखिए तात्या टोपे का नाम देख लेते हैं। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। देखिए तात्या टोपे स्वतंत्रता सेना संग्राम के महान सेनानी थे। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था
और इन्हें भारत का गैरिबाल्डी कहा जाता है। जैसे इटली का गैरिबाल्डी मुसोलिनी को कहा जाता है, उसी प्रकार से भारत का जो गैरिबाल्डी है वो है तात्या टोपे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को दीर्घकाल तक जारी रखा। अपनी सेना को लेकर इन्हें संकट काल के दौरान जंगलों में भी छिपना पड़ा और ये अंत में 1859 में शहीद हो गए। लड़ते लड़ते ये शहीद हो गए। रानी लक्ष्मीबाई, देखिए रानी लक्ष्मीबाई की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इनके पास भी दत्तक पुत्र था और उसे भी अंग्रेजों ने मान्यता देने से मना कर दी थी, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई भी 1857 की क्रांति में शामिल होती हैं। वही लोग 1857 की क्रांति में शामिल हुए जिन पर अंग्रेजों ने डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण करने का प्रयास किया था, जिनके राज्य को हड़पने का प्रयास किया था। विलय द्वारा अनेक कारणों के आधार पर उनके राज्य को हड़पने की कोशिश की, वही लोग शामिल हुए। बाकी सब लोग तटस्थ थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था हमारे देश में क्या हो रहा है, और ये मेन कारण था 1857 की क्रांति को फेल होने में। मात्र 1% लोग ही अंग्रेजों के दांत खट्टा कर देते हैं और उन्हें उनकी पूरी जड़ों को हिलाकर रख देते हैं। अगर हमारे भारत के लोग गद्दारी ना करें, अंग्रेजों का साथ ना दें या तटस्थता ना अपनाएं तो अंग्रेज उसी टाइम उड़ जाते। ठीक है दोस्तों, देखिए रानी लक्ष्मीबाई की अगर मैं बात करूं तो इनका जो पूरा नाम है वो है मणिकर्णिका। ठीक है, झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ इनकी शादी होने के बाद इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ता है। अपनी पति की मृत्यु के बाद इन्होंने दामोदर राव नामक एक वयस्क बालक को गोद में लिया। इन्होंने दामोदर राव एक बालक को गोद में लिया और पुत्र की संरक्षक के रूप में काम किया। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। मेन कारण था अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने का एक तरीके से संकल्प लिया था और उन्होंने बहुत से भारतीय राज्यों को जिनके पास में संतानें नहीं थी या फिर जहां पर अच्छा शासन नहीं चलता था उनके राज्यों को हड़पने का काम किया। और वही लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे और 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। बाकी राजा सिर्फ मूक दर्शक के रूप में नाटक देखने का काम करते हैं या फिर अंग्रेजों का साथ देने का काम करते हैं, बाकी और कोई उन्हें काम नहीं था दोस्तों। ठीक है, देखिए इस नीति से असंतुष्ट होकर रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया और 17 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर के किले के पास लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त दोस्तों हो जाती हैं। बेगम जीनत महल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 1857 की क्रांति राष्ट्रीयता की लड़ाई थी। बेगम जीनत महल जैसी साहसी महिला ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी से सिद्ध कर दिया। अब देखिए अगर मैं बेगम जीनत महल प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाली महिला थी। उन्होंने नवाब के साथ मिलकर आंदोलन को बड़े धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ाया। राष्ट्र की स्वतंत्रता से बेगम जीनत महल को विशेष स्नेह था। उन्होंने अपनी सुख सुविधा को छोड़कर स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। बेगम हजरत महल की बात कर लेते हैं। देखिए बाजिद अली शाह के बेगम हजरत महल की बात कर लेते हैं। देखिए बाजिद अली शाह के जो अल्पवयस्क पुत्र थे बिरजिस कादिर को अवध की गद्दी पर बैठाया, लेकिन शासन उनकी मां हजरत महल ने संभाला और उनकी ओर से शासन करने लगी। लेकिन यहां भी अंग्रेजों ने टांग अड़ाने का काम किया अल्पवयस्क पुत्र होने के कारण। ठीक है, बेगम हजरत महल साहसी, धैर्यवान और प्रबुद्ध महिला थी। इन्होंने अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया। अंत में वो नेपाल चली गई और जहां उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे लोग इधर उधर चले गए। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, जो हमारी क्रांति के नेता थे उन्हें रंगून भेज दिया गया पेंशन देकर, और उनकी जो संतान थी उस संतान को उनके सामने ही मार दिया गया। और इस तरीके से दोस्तों मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। उनकी संतान को मार दिया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया। रंगून में ही दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई। और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो नेपाल भाग गए, कुछ ऐसे थे जो कि लड़ते हुए मारे गए, जंगलों में छिपे और वीरगति को प्राप्त हुए। इस तरीके से दोस्तों 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने दबा दिया। और ये 1857 की क्रांति दबने के पीछे भी कई कारण थे। हम क्यों फेल हुए? क्योंकि हमारे पास में कोई, आप देख सकते हैं, रणनीति नहीं थी। जो हमारे नेता थे वो भी इतने शक्तिशाली नहीं थे। हमारे पास में प्लान नहीं था और हमारी जो भीड़ थी वो हो करने का काम करती थी, और भीड़ के पास कोई दिमाग होता नहीं है दोस्तों। और हमारे पास जो हथियार थे वो क्या थे? तीर धनुष, लाठी डंडे। और अंग्रेजों के पास क्या थे दोस्तों? बंदूकें, तोपें, गोले।
तो आप देख सकते हैं फिर भी दोस्तों 1% लोगों ने अंग्रेजों को विवश कर दिया भारत छोड़ने के लिए। अगर उस टाइम हमारे देश में कुछ लोगों ने अंग्रेजों का साथ ना दिया होता और जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग था वो तटस्थ ना रहा होता, और जो 1857 की क्रांति है वो कुछ हिस्सों में ही फैली, संपूर्ण भारत में क्या, अगर उत्तर भारत में ही फैल जाती तो भी अंग्रेज यहाँ से रफा दफा हो जाते। पूरे भारत में 1857 की क्रांति नहीं फैली थी, दक्षिण भारत इससे अछूता रहा, पूर्वी भारत दोस्तों इससे अछूता रहा, मात्र कुछ ही हिस्से थे। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बंगाल थोड़ा सा प्रभावित था, बाकी जो भी 1857 की क्रांति हुई वो यूपी के अंदर ही हुई। थोड़ा सा आपको ये 1857 की क्रांति हैदराबाद में आपको देखने के लिए दोस्तों मिलेगी, बाकी 1857 की क्रांति का दोस्तों कहीं जिक्र नहीं था। पंजाब के कुछ हिस्सों में 1857 की क्रांति आपको देखने के लिए मिलेगी। आप देखिए 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने कुछ सीखें ली, कंपनी के हाथों से शासन छीनकर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। जो गवर्नर जनरल का पद था दोस्तों उसे बदल दिया गया वायसराय के रूप में, और भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने अनेक उपाय किए, अनेक घोषणाएं की, और डायरेक्ट उन्होंने प्रत्यक्ष कंट्रोल करने की कभी भी कोशिश नहीं की। और जो भारतीय सैनिक थे दोस्तों पहले 1:5 में थे, मतलब ब्रिटिश सैनिक अगर 1 तो भारतीय सैनिक 5। उसके बाद में दोस्तों उस संख्या को भी पीएल आयोग के द्वारा बदला गया, 1:3 कर दिया गया। तो अंग्रेजों ने बहुत सारी सीखें ली, और हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग था जो इस क्रांति में तटस्थ था वो तैयारी दोस्तों, शोषण अभी भी नहीं रुका, शोषण हमारा जारी रहा। और जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग था वो इस बात को समझ चुका था कि अंग्रेज सिर्फ हमारा शोषण करेंगे और कुछ नहीं करने वाले, अंग्रेज अपना फायदा लेते हैं और हमारा शोषण दिन प्रतिदिन दोस्तों जारी है। वो एक एक करके हमारे शत्रु को हमारे लोगों की सहायता से ही मारते हैं और उसका दमन कर देते हैं। अब देखिए बाद में 1857 की क्रांति के बाद में दोस्तों हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी लोग, उग्रवादी लोग, और उसके बाद में जो हमारे क्रांति के नेता थे, जो हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले लोग थे वो भी आते हैं। महात्मा गांधी जी आते हैं, और गांधी जी एक सुलझे हुए नेता थे, दक्षिण अफ्रीका से ही उन्हें प्रैक्टिस थी, उनके पास में एक अनुभव था, और वो दोस्तों पढ़े लिखे लोग हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधकर बाद में हमें आज़ादी मिलती है। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करना है। देखिए इस क्लास के अंदर बहुत सारे फैक्ट दिए हैं आपको, और फैक्ट के साथ साथ में दोस्तों आपको मैंने छोटी छोटी घटनाएं बताई हैं जिसके द्वारा 1857 की क्रांति हुई और किन कारणों से 1857 की क्रांति फेल हुई। हालांकि ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, ये छोटी क्लास है, लेकिन क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो आपकी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर होगी या फिर किसी अन्य टॉपिक के ऊपर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।